If you are a good human being, you will be very good officer, you will be a good husband, good friend, whatever you want to do. यूपीएससी में क्लियर हुए आप। पहले 706 रैंक थी और उसके बाद आपने 167वीं रैंक प्राप्त की। तो 706 से 167वीं रैंक तक का जो आपका सफर है, आपने क्या क्या चेंजेस किए अपनी लाइफ में या अपनी स्टडी में, वो थोड़ा बताइए। तो सर सुविधाएं क्या क्या मिलती है आईएएस ऑफिसर को, और क्या क्या मिलते हैं? और ऑफिसर की मायने एक ही कि भाई जो भी आदमी आए आपके पास, गरीब हो अमीर हो कितना भी हो, उसको आप बस प्यार से बात करो, चाय पानी दो या न दो आपकी मर्जी है, बट कम से कम इंसान की अच्छी बात करो, उसको पेशेंट हेयरिंग दे दो, उसके प्रॉब्लम समझ लो। और मुझे लगता है प्रॉब्लम समझने के बाद आपके दायरे में, आपके अधिकारिता में आते तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं आते तो अगले अधिकारी को रेफर कर दो। बट लोगों से प्यार से बात करके, कर्टसी जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो कर्टसी दिखाओ कि आप किसी से भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं एक असली पब्लिक सर्वेंट होने का मुझे लगता है कि आप वो मायना वही है कि एक अच्छी पब्लिक के लिए आप सर्वेंट बन के रहो, बाकी आप कोई भी भेदभाव नहीं करोगे किसी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि आई फ्लू के सिम्टम्स के चलते मुझे सनग्लासेस पहन के वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज हमारे साथ हैं अवध निवृत्ति सोमनाथ सर। सर का जीवन स्टूडेंट्स के लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। सर ने 2 बार यूपीएससी क्रैक किया है। फर्स्ट सर ने 2016 में 706 रैंक के साथ आईआरएस सर्विस ज्वाइन की थी। सर्विसेज में रहते हुए सर ने 2021 में 167वीं रैंक प्राप्त करके आईएएस क्रैक किया। तो सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो थैंक में। यू सो मच। तो सर शुरुआत हम आपके परिचय से करेंगे, आपकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और थोड़ा स्टडी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे सर। तो मेरा पूरा नाम है निवृत्ति सोमनाथ अवार्ड। जी सर। मैं नासिक जिले में सिन्नर तालुका है, उसमें एक गांव है गुलवंश करके। जी सर। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में, गांव के आसपास ही हुई जी। है। उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं अपने ब्लॉक स्तर पे सिन्नर में की। 12वीं साइंस में ठीक नंबर आए तो मैंने पुणे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2007 से 11 मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की। उसके बाद लास्ट ईयर में मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था, तो मैंने एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया था। तो कंपनी में मैंने 3-3.5 साल जॉब किया। मैं ओडिशा में पोस्टेड था मोस्ट ऑफ द टाइम। उसी दौरान मेरा एक दोस्त है अभिजीत दराड़े, जो मेरा क्लासमेट भी और अच्छा दोस्त है। तो उसने बोला यार तुम कहाँ फंसे हो जंगल में, आओ, मैंने तुम्हें देखा इंजीनियरिंग में तुम काफ़ी ब्रिलियंट थे, बट अब कहाँ गए हो। तो उसने खुद फोर्स करके मेरा स्टेट सर्विस का फॉर्म भरा, उसने मुझे बुक्स भेजे। तो यहाँ से मेरा शुरुआत सफ़र होता है। शुरू 2013 के लास्ट में उसने मुझे बुक्स भेज दिए। 2014 के इनिशियल में मैं पुणे भी गया थोड़ा पढ़ने के लिए प्रीलिम के पहले। और 2014 में मेरा स्टेट सर्विस का प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पहल शुरू हो गया, ऐसा मैं मानूंगा। और मैंने पहले ही प्रीलिम आधे नंबर से निकाली, आधे नंबर का मार्जिन से मैंने प्रीलिम मेरी निकल गई। तो उसके बाद मैं ये दुविधा में था जॉब करे या ना करे। तो कुछ टाइम में गया उड़ीसा, फिर वापस आया। कहीं ना कहीं ये मुझे लगा, मुझे चस्का लग गया कि मैं, क्योंकि इतने 3 साल मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए मुझे एक एनर्जी भी आ गई थी। और एक बट इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन हो गया था। एक 25 की उम्र होती है, आप पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा डिसीजन लेने में डर रहा था। बट पहले एग्जाम में छोटा सा सक्सेस 0.5 नंबर से मेरी प्रीलिम निकलना और मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो मैंने 14 के लास्ट में जॉब छोड़ दिया और मैं फुल टाइम स्टेट सर्विस की तैयारी करने लगा। तो 2014 में मैंने इंटरव्यू दिया स्टेट सर्विस का, बट मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। बट एक अंदाजा आ गया था कि अपन किस लेवल तक है। दोस्त ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सभी टाइप के लोगों ने मुझे दिया। और 2015 में मैंने सिविल सर्विसेज भी दी और एमपीएससी भी दी। तो एमपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं अक्टूबर 2015 में दिल्ली निकल गया। तो मैंने स्टेट सर्विस की मेंस दी, दिल्ली निकल गया। तो उसके बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, तब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसी दौरान मैंने यूपीएससी 2015 का पहला इंटरव्यू भी दिया। मेरा मेंस निकल गया और मैं इंटरव्यू भी दे दिया, बट उसमें भी 7 नंबर से मेरा पहला सिलेक्शन मिस हो गया। बट एक कॉन्फिडेंस आ गया स्टेट सर्विस की जॉब, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे गैप के बाद शुरू किया, तो एक सपना ही कम था सच बात। तो मैं फिर 2016 में स्टेट सर्विस ज्वाइन करके छुट्टी लेके मैं दिल्ली रुक गया। और 2016 के एग्जाम में मैंने IRS-IT मुझे सर्विस मिल गई। अब इसके बाद मेरी कॉम्प्लेसेंसी का फेज शुरू होता है। अब हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब बहुत कुछ पा लिया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, तो उसके बाद 2 सर्विस मिल गई तो आदमी हो जाता है ना संतुष्ट। जिसको भाई जो गरीब आदमी उसको खाना मिलना चाहिए, तो उसको गुलाब जाम मिल गया, वैसे टाइप मेरी सिचुएशन हो गई। तो मैं फिर पुणे आ गया। पढ़ाते पढ़ाते अटेम्प्ट दे दिए, मैं इंटरव्यू तक जाता था। क्योंकि एक बार आपका सिविल सर्विसेज का ये होता है, आपका बेस प्रिपरेशन अच्छा हो जाए तो उसके बाद आप इंटरव्यू में, तो ऐसे आज भी जाऊंगा तो इंटरव्यू देके आ जाऊंगा। ये वाला प्रिपरेशन मेरा तब हुआ। बट मुझे लगता है कि मेरे में मोटिवेशन कम था।
और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेने शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरा फोकस मिस हो गया। तो मैं 18 में फिर ट्रेनिंग मुझे ज्वाइन करनी पड़ी IRSIT की। तो मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की और ट्रेनिंग के 6 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि 18 घंटे मैंने ठीक ठाक सीरियसली दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख तो काफी हुआ, कुछ तो गलती हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे सर्विस में ऐसा लगने लगा यार ये वाला चीज तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डिमोटिवेशन होने लगा यार क्रेडिट डेबिट ये चीज बहुत अच्छी, बट मेरे टाइप की होने, मैं एकदम गाँव का ठहरा गवार आदमी, कहीं ना कहीं मुझे बहुत हाई फाई लगने लगा। तो हियर कम्स द सेकंड रियलाइजेशन पॉइंट, मुझे IAS क्यों बनना है। क्योंकि मैंने सोचा यार IAS एक सर्विस है जहाँ पे मुझे पब्लिक कॉन्टैक्ट मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे लगता है मैं जितना एक्स्ट्रावर्ट में हूँ और मुझे मेरा खुद का नेचर मुझे पता था कि मुझे लोगों से बातें करने बहुत पसंद आता है। तो मैंने फिर तैयारी शुरू की, बट अब क्योंकि इतने इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय प्रिपरेशन। तो आई डिसाइडेड इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर दिया, खुद का इंट्रोस्पेक्शन की क्या, तो मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया, क्योंकि मैं एक ही ऑप्शनल से मेरे सेम नंबर आए थे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, बट उससे मैं IAS नहीं बन रहा था। सेकंड, मैंने अभी तक इतना आलसी था, 4-5 साल के प्रिपरेशन में कभी खुद के नोट्स नहीं बनाए, तो मैंने डिसाइड किया कि नोट्स नहीं, बट कम से कम अच्छा स्टडी मटेरियल मेंटेन करके रखूंगा। मैं ट्रेनिंग के साथ एक तो अच्छी सैलरी मिल रही थी, एंजॉय कर रहा था, मेरी फैमिली लाइफ भी थी, मेरी फैमिली साथ में थी, दोस्तों के साथ मजे करके 2-4 घंटे में टाइम निकालने लगा। समहाउ मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लिया, तो मैंने यहाँ प्रिपरेशन शुरू किया। फिर बाद में कोविड आए, इसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, बट मैंने बहुत रिलेक्टेंस के साथ पहला प्रीलिम दे दिया, वो मीन्स कोविड के टाइम पे प्रीलिम दे दिया। तो 2020 में थोड़ा 3-4 महीने का टाइम भी मिल गया, क्योंकि कोविड आया था, तो 3-4 एग्जाम एक्सटेंड हो गए, तो मैंने प्रीलिम का प्रिपरेशन किया। मेरी पोस्टिंग हुई थी कटनी करके एक जगह मध्य प्रदेश में, एक छोटी जगह जैसे अपना बाड़मेर आज वैसे ही कटनी करके जगह थी। तो वहाँ प्रीलिम में पढ़ता था, प्रीलिम दे दिया, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई जबलपुर। तभी इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट स्कीम आया था, तो हमें कुछ नया काम करना था, नए असाइनमेंट थे, चैलेंजेस थे, तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई। मैं भी इतना कॉन्फिडेंट, मैं बोला ऐसा ही अटेम्प्ट दे रहा हूँ, अब इतनी बार नहीं हुआ था, अब क्या होगा। तो मैंने जबलपुर में ज्वाइन करके फिर फैमिली शिफ्टिंग, वही जो होता है वही दिक्कतें आ गई, बट वो करते करते मैंने 4-5 घंटे निकालने शुरू किया। बच्चा भी रोता था, कहीं ना कहीं मैं नई जगह थे, हस्बैंड वाइफ बच्चा, बट समहाउ मैंने मैनेज किया और मैंने एग्जाम दे दिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया अब शायद मेरे से होगा या ना होगा, बट एक हो गई। फिर कोविड सेकंड वेव आ गया, इंटरव्यू के डेट आ गए, इंटरव्यू दे दिया, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और अटेम्प्ट दे दूंगा, ऐसा मुझे लग, क्योंकि अब एक बार इस चस्का लग जाए था। हाँ, तो अटेम्प्ट भी बचे थे, एज भी बचा था, तो मैं बोला फिर दे दूंगा। बट फॉर्चुनेटली विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड और मेरे मम्मी पापा, बहुत लोगों के पीछे, मेरे दोस्तों ने, काफी लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया और मुझे राजस्थान कैडर मिला है। तो आज मैं राजस्थान में बाड़मेर करके जिला है, वहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग में हूँ। ऑलमोस्ट मेरा प्रोबेशन भी खत्म हो रहा है। तो ओवरऑल दिस हैज बीन माय जर्नी फॉर 5-6 इयर्स। तो सर अभी तक आप टोटल कितने अटेम्प्ट दे चुके हो IAS में? 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। तो ये सर IAS में कितने अटेम्प्ट होते हैं? जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, OBC में बिलोंग करता हूँ, तो OBC के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं। तो मेरे पास 3 अटेम्प्ट और 3-4 साल की एज थी, तो मैं रुकने नहीं वाला था, बट चलो उसके पहले रुकना पड़ा। हो गया उसके साथ, ठीक है। तो सर ये सिविल सर्विसेज का आपके दिमाग में कब से आया कि भाई आपको IAS बनना है? ये शुरू से आपके इसका था या बाद में धीरे धीरे? जैसे मैंने मेरे प्रवास में बताया कि इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मुझे जॉब मिल गया, तब हाँ, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैंने GRE करके एक एग्जाम होती है फॉरेन में, MS पढ़ने के लिए मुझे जाना था। तो समहाउ मुझे बाद में जब रियलाइज हुआ कि मेरे नंबर ठीक थे, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल जाती, बट अपनी गांव में खेती करने वाला परिवार, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कुछ और अलग अलग तरीका करेंगे। तो मेरा दोस्त अभिजीत ने मुझे बोला कि तुम US में जा रहे थे, तो कम से कम इंडिया में रहोगे तो स्टेट सर्विस और अपने घर के पास रहो। तो इस चक्कर में तो मेरा कोई ऐसा IAS बनने का सपना, तो मैं सच बोलूंगा 2015 के बाद शुरू हुआ, और 2019 के बाद मुझे लगा कि मुझे बनना चाहिए। तो मुझे 15 में मैं खुश था कि मैं बन पाऊंगा, नहीं बना, IRS बना, उसमें भी खुश हो गया। बट समहाउ मुझे लगता है वो जो एक मोटिवेशन है, वो एक होता है ना, एक फायर, एक स्पार्क, वो मुझे 19 में मिला था IAS बनने का। बाकी ऑब्वियसली 2015 से मुझे मन में था कि यार UPSC कर रहे थे, तो IAS बनना ही चाहिए। तो सर ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको निरंतर मोटिवेट कर जा रही थी भी आप IAS बने, IRS बने, MPSC में सर्विस दिया आपने, तो ऐसा कौन सा चीज था जो मोटिवेट करे जा रहा आपको? इनिशियली ऐसा देखिए, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद उसमें घर के पास रहना था, ये एक मोटिवेशन था स्टेट सर्विस देने का। बट कहीं ना कहीं लगा कि यार अपना पोटेंशियल ज्यादा है, दोस्तों ने मोटिवेट किया, यार तुम आसानी से स्टेट सर्विस किया तो तुम UPSC कर सकते हो, तो मैं UPSC भी किया। वो भी होने के बाद मुझे लगता है कि एक मेरा बैकग्राउंड और एक मेरा नेचर देख के मुझे लगा कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए जिसमें मुझे पब्लिक इंटरफेस मिलेगा, पब्लिक कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो उसके बाद मैं IAS के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो गया। तो सर स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? स्कूल लाइफ बताइए, आप फर्स्ट बेंचर या बैक बेंचर, उस टाइप में किस अकॉर्डिंग था? मैं काफी अच्छा बच्चा था स्कूल में, अभी भी हूँ।
तो पहले बेंच बेंच पे बैठने वाला, ऐसा कुछ नहीं था। बट स्कूलों में अच्छा नंबर था, Normal. फर्स्ट सेकंड रैंक आता था, गांव में पढ़ता था। वही जैसे आज बाड़मेर के बच्चों को मैं डर देखता हूँ कि इंग्लिश नहीं आती, वो हमारा भी डर था। क्वेश्चन के लास्ट 4 शब्द मैच करके आंसर लिखने वाले हम भी बच्चे हैं। तो वो कोई ऐसा अलग नहीं। और सरकारी स्कूल में 7वीं 10वीं तक पढ़ा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा अलग नहीं। बट मुझे लगता है कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, गांव में हुई। बट मुझे जो फाउंडेशन चाहिए था, मैं आज भी अपने गांव के टीचर को मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 10वीं तक जो मेरा साचा या बोलेंगे फाउंडेशन बहुत ही मजबूत हुआ। उसके बाद में 11th 12th साइंस में पहले 6 महीने फिर साइंस में गया, तो इंग्लिश पहली बार ऐसे बड़े बड़े वर्ड सुन के तो चौंकना हो ही जाता था। बट उसके बाद मुझे लगता है लाइफ में रियलाइज हो कि एग्जाम या कोई भी चीज इंग्लिश के बारे में नहीं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी उसके बारे में थी। तो जब वो रियलाइज हुआ, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, ऐसा नहीं, क्लास में फर्स्ट सेकंड हमेशा आता था, बट इंग्लिश नहीं आती थी। गाँव का होने के बाद पता नहीं क्या था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था, इसको हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता। तो मैं काफी शिकार हो चुका हूँ। बट जब मैंने जीआरई का प्रिपरेशन किया, बाद में मुझे फिर इंग्लिश के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। तो बाद में सिविल्स के लिए तो पूरा इंग्लिश में ही लिखा है, तो वो कोई मैटर नहीं था। बट एक गांव के बच्चों के लिए मेरी एक ही सलाह है कि हम सोचते कि पूरी लाइफ इंग्लिश नहीं आएगा तो क्या होगा। इंग्लिश के बारे में नहीं, ये आप कैसे पढ़ाई करते हो, कितना मोटिवेशन लेके, कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पढ़ते हो। भले इंग्लिश ना आए इनिशियली, बट समय के साथ आप जब जब जैसे बाहर पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। पुणे में मैं जब गया तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने लगा, बाद में जीआरई जी तो और इंप्रूवमेंट हो गया, बाद में सिविल सर्विसेज के लिए इंप्रूवमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय के साथ एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बट मुझे लगता है मैं गांव में पला बड़ा लड़का और मैं काफी अच्छा एजुकेशन मिला है। भले मेरा रीजनल मीडियम मराठी मीडियम में स्कूलिंग हुआ है, बट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। ऐसा मुझे कोई दुख नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम में जाता तो कुछ अलग करता है, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे आज भी। तो सर जब आपकी आईएएस में जहाँ यहाँ पोस्टिंग हुई बाड़मेर में, तो आपका रिएक्शन क्या था, आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था बाड़मेर का नाम सुन के? बाड़मेर तो मैंने सिविल्स के लिए कहीं पढ़ा था, बट इतना ऐसा डिटेल में होता ही नहीं। जब आपको अब वो पोस्टिंग मिली थी तो मैंने बताया कि बाड़मेर, तो मैंने खुद सर्च किया बाड़मेर का। जब सोचो सर्च करोगे विकिपीडिया तो बाड़मेर रेलवे स्टेशन आता है। तो कहीं ना कहीं देखो, कोई भी नई जगह है, कोई भी जगह होती, बाड़मेर की जगह डूंगरपुर भी होता, बांसवाड़ा होता, तो मेरे लिए सेम ही जगह हो जाती। तो मैं वही एक जिज्ञासा, वही एक डर के साथ वो जगह का अप्रोच करूंगा। पहले 15 दिन बाड़मेर में लगा, यार बहुत छोटी जगह पे आए, कहाँ आ गए। बट मुझे लगता है जैसे बाड़मेर के लोग बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, और मेरा भी नेचर ऐसा है कि थोड़ा बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा। और आज मैं जा रहा हूँ बाड़मेर से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफी चीजें सीखने को मिली, अच्छी बुरी एक्सपीरियंसेस भी आई। बट कोई भी जगह ऐसी होगी, उसको एक्सप्लोर करना है। आपके पास वो जिज्ञासा होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नई जगह जानने की। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। मारवाड़ी मनुहार जो मुझे पहली बार देखने को मिला, कहीं स्कूल जाओ, अस्पताल जाओ या नॉर्मल घर में जाओ, आपको साफा माला ये वाला कल्चर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाकी जगह पे नहीं, यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। वही है कि बाड़मेर का बोलते हैं कि सज्जा के तौर पर बाड़मेर पोस्टिंग मिलती थी। जैसे स्कूलों के टीचर्स वगैरह है ना, तो जितने भी टीचर्स हैं उनको ये सज्जा देते ना, तो बाड़मेर ट्रांसफर करते थे। तो मैंने क्या पता आपने वर्ड सुन रखा हो। मुझे लगता है मेरे बारे में भी किसी ने सोचा होगा, पता नहीं आईएएस बन के कहाँ आ गए। बाड़मेर को पहले पनिशमेंट पोस्टिंग कर, मुझे लगता है ये गलत है। अब तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नहीं वैसे भी अच्छा है। ये बाड़मेर की वैसे भी कहावत है कि बाड़मेर आने के लिए भी आदमी रोता है और जाने के बाद भी रोता है। मुझे लगता है आने के लिए भी थोड़ा रोया, आज तो मुझे और ज्यादा दुख है कि कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है। तो सर जैसे जो यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? कुछ टॉपिक्स वगैरह, कोई बेसिक्स पूरे मुझे लगता है पूरे सफलता का एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी, सातत्यता मेंटेन करनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है 5-6 साल की मेरी जर्नी हुई, मैंने क्यों करना है ये मुझे इनिशियली क्लियर नहीं था, इसलिए मैं आईएएस नहीं बन पा रहा था। जब मुझे क्लियर हुआ तो मैंने पूरी फैमिली जॉब मैनेज करके भी किया। जब मैं फ्री टाइम वेला बैठा था तब मैं प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन लैकिंग था। तो मुझे लगता है हर बच्चों को क्यों करना है, वाई, इंग्लिश में वाई बोलते हैं, वो वाई का जवाब मिलेगा तो अपने आप एक प्रेरणा का स्रोत के रूप में उभर के आता है। ये बहुत ही जरूरी है। बाकी यहाँ के लोग इतने मेहनती, अपने बाड़मेर की बात करें तो बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो ये मेहनत कोई भी एग्जाम के लिए, आपके आरएस की हो, प्रोफेसर की हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, आप तैयारी करोगे इस मेहनत के साथ, मुझे नहीं लगता कहीं आपको फेल्यूर है। तो सातत्य और मोटिवेशन मिलेगा आपको। वाई का करना क्यों चाहते हो, ये करना क्यों चाहते हो, आपको आने में थोड़ा समय लगता है, वो मिलने के बाद आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जैसे पहले आपने एमपीएससी में सर्विस की है और अभी आप राजस्थान कैडर में काम कर रहे हैं, तो राजस्थान में और महाराष्ट्र में आपको वर्क कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस लगे, और क्या क्या आप यहाँ बाड़मेर रहते हुए क्या चेंजेस किए आपने, और क्या करना चाहते हैं उसके बाद बताइए। वर्क कल्चर वाइज दोनों स्टेट जैसे नॉर्मल कल्चर ही बहुत अलग है। महाराष्ट्र और राजस्थान का देखा जाए तो कल्चर अलग है, तो उसी टाइप के लोग हैं, उसी टाइप के लोगों का
खाना रहन सहन सब अलग ही है। और वर्क कल्चर में भी लोग थोड़े से अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज भी काफी रिस्पेक्ट और ट्रेडिशनल वर्क कल्चर है। महाराष्ट्र देखा जाए तो बहुत कमर्शियल, इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज स्टेट है, तो वहाँ का वर्क कल्चर थोड़ा सा अलग है। तो मुझे लगता है अपनी अपनी जगह की बहुत अच्छा है। बाड़मेर का एक वर्क कल्चर देखो तो लोग एक साथ आके काम करते हैं। इसके भी कुछ बुरे पॉइंट्स हो सकते थे मुझे लगता है, बट वर्क कल्चर इतना मैटर नहीं करता। आप कैसे काम करना चाहते हो, आपकी वर्किंग स्टाइल बहुत मैटर करती है। आप लोगों को साथ लेके काम करना चाहते हो या फिर आपको अकेला का नाम करना, ये आप पे डिपेंड होता है। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों के साथ जाके काम करोगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और आपके लिए दिन रात कभी भी चाहोगे तुम बिना सेल्फिश होके वो आपके लिए काम कर देते हैं। और मुझे लगता है बाड़मेर में मैंने खुद जो पहल ली और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी, जैसे मैंने बोला कि मैं एक गांव का पला बड़ा लड़का और गांव में शिक्षा ली, तो मुझे लगता है अपने बाड़मेर की शिक्षा स्तर और थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, गुणवत्ता इसकी और बेहतर हो सकती थी। इसके हिसाब से मैंने बहुत छोटे छोटे प्रयास किए। यहाँ पे जब मैं रामसर एसडीएम लगा था तो मैंने बच्चों को बस उद्देश्य का मूवमेंट मैंने लॉन्च की थी। उसके साथ ही भाई कोई भी महापुरुष है उसकी जयंती पुण्यतिथि उसी को लिंक करके, उद्देशिका को लिंक करके वो महापुरुषों के विचारों को मैंने जोड़ा था। वही छोटी सी पहल हमने अभी सेडवा, फागलिया, धनाव इस ब्लॉक में भी करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आज नेक्स्ट जनरेशन हमारा ऐसा हो कि जो भारत के एक सजग नागरिक बने, जिसको संविधान पता हो, जो छोटे छोटे चीजों में उलझे नहीं और देश के प्रति प्यार और एक बड़ी सोच लेके आगे उभरे, तो छोटी मोटी चीजों में ना। और मुझे लगता है दूसरा अभियान जो मुझे लगा बहुत जरूरी, मैं जिस रीजन में अभी एसडीएम लगा हूँ वहाँ आत्महत्या बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आत्महत्या के पीछे मैंने जाके उसका रूट कॉज जाना। उसके बाद मैंने कुछ मूवमेंट अभियान लॉन्च किया और मुझे लगता है उसमें काफी सक्सेस भी मिलेगा। यूनिसेफ नामक ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमारे साथ जुड़ी है, वो भी कुछ फंडिंग करेगी और उनके भी कुछ काउंसलर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे ज्वलंत विषय है जो बाड़मेर ने मुझे बहुत बड़ी, मैं बाड़मेर को अपने जीवन की प्रयोगशाला मानूंगा, क्योंकि मेरा जो भी बच्चा 25-30 साल का करियर है उसमें बाड़मेर विल एक्ट एज अ लैबोरेटरी। इससे जो सीखने मिला और इसमें कुछ जो प्रयोग किए कि कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी मिशन सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए, वो मुझे यहाँ सीखने को मिला। और काफी पॉसिबल है, मीन्स आप काम करना चाहोगे तो टीम को भी मोटिवेट करते हो। इनिशियली लोग डिमोटिवेटेड रहेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, बट मुझे लगता है तरीके से बताओगे तो वो जुड़ जाएंगे। तो काफी काम करने का स्कोप है और मुझे लगता है मैं काफी भाग्यशाली हूँ, बाड़मेर से जगह पे आके काफी चीजें सीखने को भी मिली मुझे। ठीक है सर। तो सर हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे, जैसे आपका पहले यूपीएससी में क्लियर हुए, आप पहले 706 रैंक थी और उसके बाद आपने 167वीं रैंक प्राप्त की। तो 706 से 167वीं रैंक तक का जो आपका सफर है, आपने क्या क्या चेंजेस किए अपनी लाइफ में या अपनी स्टडी में, वो थोड़ा बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक इतना आलसी था प्रिपरेशन में कि मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए, तो नोट्स बनाना शुरू किया। दूसरा, मेरे ऑप्शनल में कुछ गलतियां हो रही थी तो मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया। और तीसरा, मुझे लगता है कि इस बार मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग था, क्यों करना है जो मैंने आईआरएस की ट्रेनिंग के बाद सोचा तो वो क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बाकी कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करने की कोशिश की, भले मैं फुल टाइम एस्पायरेंट नहीं बन सकता था, एक बार आप जॉब में हो, बट मैंने काफी कोशिश की कि डेली 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ाई करने लगा। तो मुझे लगता है और मुझे उतनी की जरूरत थी क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग था, तो बस मुझे कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ गलतियां कम करनी थी, तो मैंने वो कर लिया और मुझे लगता हो गया। तो सर जो बेसिक क्वेश्चन है, जो जनता के जैसे जो तैयारी कर रहे हैं उनको सब पता है, तो नॉर्मल लोग हैं जो पढ़ाई से नहीं जुड़े, उनका मन रहता है कि एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो आईएएस ऑफिसर या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 जो ऑफिसर होता है ग्रेड, उनकी ग्रेड पे होती है 56,100। ये बेसिक पे होता है, प्लस जैसे डीए होता है, तो डीए इन्फ्लेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो अराउंड आप आईएएस ज्वाइन करोगे तो 70,000 के आसपास आपको नेट सैलरी मिलती है। फिर हर साल इंक्रीमेंट मिलते रहते हैं आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, फिर प्रमोशन होते तो वैसे मिलता है। तो मुझे लगता है मोर देन सैलरी है, जॉब का जो सेटिस्फैक्शन है, सैलरी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि मुझे आईआरएस में भी सैलरी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, स्टेट सर्विस में मिलेगी, बट आपको क्या चाहिए ये आपको ढूंढना है। आईआरएस बहुत अच्छी सर्विस है, जो एकदम इंट्रोवर्ट शांत आदमी उसको लगता है कि यार मेरी लाइफ मुझे जीनी है और सिटी अर्बन लाइफ जीनी, तो उसके लिए बहुत सही जॉब है। बट जिसको ऐसे गाँव में घूमना है, स्कूलों में जाना है, अस्पताल में जाना है, आंगनबाड़ी देखनी, लोगों से बात करनी, किसानों की समस्या सॉल्व करनी, तो आप पूरी समस्या भले सॉल्व ना कर पाओ, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत जनता से बात करने का मौका मिलता रहता है। यस। तो सर सुविधाएं क्या क्या मिलती है एक आईएएस ऑफिसर को, पर क्या क्या मिलते हैं? अब तो ट्रेनिंग में वैसे बहुत बेसिक चीजें मिल जाएगी। अब गाड़ी मिल जाती है, आपके साथ एक ड्राइवर होता है, आप क्वार्टर लोगे तो एक आधा कर्मचारी मिल जाता है, ऑफिस में होम गार्ड वगैरह होते हैं। तो बेसिक सुविधा आपको जीवन जीने के लिए और आपका काम अच्छा हो जाए। कोई भी सुविधा आईएएस ऑफिसर या कोई ऑफिसर को क्यों दिया जाता है कि आपकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिसकी वजह से आप छोटी मोटी प्रॉब्लम में उलझे में रहो। तो मुझे लगता है सरकार, कोई भी सरकार है, बेसिक चीजें सभी को दे देती है।
तो सर कितने साल तक सर्व कर सकते हो आईएएस ऑफिसर एज ए? मैं आज तो नहीं बता सकता, बट कितने भी साल कर सकता हूँ। नहीं, मैक्सिमम क्या रिटायरमेंट की एज क्या रहती है? 60 एज, 60 तक 60 रहती होती है है। तो सर रिटायरमेंट के बाद आईएएस ऑफिसर को क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, सुविधाएं क्या क्या मिलती है? आपको एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है, तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पैसा मिलता है जी। बाकी सुविधा ऐसा और कोई अलग नहीं। बाकी बाकी pension रिटायर होने वगैरह के बाद वो आप भारत के एक नागरिक हो। बस सिंपल नागरिक जो Yes. अकॉर्डिंग है ना। सर तो आपके अकॉर्डिंग सफलता के क्या मायने हैं? जैसे आईआरएस किया फिर आप आईएएस बने, तो आप सफलता किसे मानते हैं कि भाई अब सफलता मेरे को मिल गई है जीवन में? मुझे लगता है जीवन में सफलता ये है जी कि आप अच्छे इंसान बनो। मेरे आईआरएस में एक सीनियर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी मुझे, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग यू विल बी वेरी गुड ऑफिसर, यू विल बी अ गुड हस्बैंड, गुड फ्रेंड, व्हाटएवर यू वांट टू। तो मुझे लगता है इस पूरी सफलता में मुझे काफी उसकी कमियां देखने मिली, आज भी बहुत कमियां है, वो सुधारने का मौका मिलता है। जी। और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंसान बनने की प्रयास में हो, एक प्रवास वो चल रहा है मुझे। और ऑफिसर की मायने एक ही कि भाई जो भी आदमी आए आपके पास, गरीब हो अमीर हो कितना भी हो, उसको आप बस प्यार से बात करो, चाय पानी दो या ना दो आपकी मर्जी है, बट कम से कम इंसान की अच्छी बात करो, उसको पेशेंट हेयरिंग दे दो, उसके प्रॉब्लम समझ लो। और मुझे लगता है प्रॉब्लम समझने के बाद आपके दायरे में, आपके अधिकारिता में आते तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं आता तो अगले अधिकारी को रेफर कर दो। बट लोगों से प्यार से बात करके, कर्टसी जो बोलते हैं इंग्लिश में, जी। वो कर्टसी दिखा के आप किसी से भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं एक असली पब्लिक सर्वेंट होने का मुझे लगता है कि आप वो मायना वही है कि एक अच्छी पब्लिक के लिए आप सर्वेंट बन के रहो, बाकी आप कोई भी भेदभाव नहीं करोगे किसी के साथ। तो सर का बहुत धन्यवाद करते हैं। सर बहुत Thank बहुत you धन्यवाद so आपका, much. आप हमारे शो पे आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए।